हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करें हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का नया लेक्चर जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर 29। हम लोग ने ना 1 से लेकर 28 तक के लेक्चर बहुत पहले से अच्छे से खत्म कर लिए हैं। अब हमारी बहुत ही कम शिफ्ट बची हुई है जो कि मैं 2-3 दिन में सारी की सारी ले आऊंगा। ठीक है, आपको सारी की सारी शिफ्ट मिल जाएगी और 8 शिफ्ट जो हमारी बची हुई है वो भी हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। 29 लेक्चर है। आज हम करने वाले हैं 24 सितंबर की शिफ्ट 2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ में आपको बता देने वाला हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब से जो शिफ्ट आएगी 7-8 वो थोड़ी सी फास्ट रहेगी। ठीक है, फास्ट में करूंगा कि ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करना है और कितना फास्ट करना है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और A to Z हम लोग खत्म करते हैं। बेसिक से लगाकर जो भी स्टूडेंट यहां पे नए जुड़ रहे हैं वो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में इस लेक्चर को पूरा का पूरा A to Z देखना स्टार्ट करो। और पिछली शिफ्ट अगर आपने PYQ सीरीज कर ली तो आप ये मान लो आपका बेड़ा पार है। आपको PYQ सीरीज में जो चीजें मिलेगी ना, आपको फिर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एसएससी में रिपीट होते हैं वो आपको सबको सीखने को मिल जाएंगे। चलो अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ 2025 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं। हमारी मैथ सिलेक्शन सीरीज जो PYQ सीरीज है वो 24 सितंबर 2024 के शिफ्ट 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 24 सितंबर शिफ्ट 2 को। और हमारा क्या है कि प्री में 50 आउट ऑफ 50 हमारा जो टारगेट है जो कि हम लोग लेके चल रहे थे, तो वो हमारा टारगेट क्या है, प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 का हम लोग टारगेट लेके कर रहे हैं। और हमारे जो मेरे सीजीएल मेंस के अंदर में ऑलरेडी 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, तो जितना मैं बताऊं वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग 1 से लेकर 25 तक सॉल्व करते हैं। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लेना, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ 10a प्लस 10b, ठीक है, वैसे ये 10b था। ठीक है, इफ 10a प्लस 10b बराबर 2 है देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b क्या होगा। अब देखिए 10a और 10b अगर 2 है इसका मतलब दोनों 1-1 मान लो और हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, 10a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 10a की वैल्यू हमारे पास जैसे a और b को 45-45 डिग्री रखेंगे तो दोनों 1-1 है ना, तो 10a 1 कब होता है, 45 डिग्री के ऊपर में रहता है, तो 45-45 रख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे भी 45-45 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही हुआ, तो ये हो गया हमारे पास में 2। तो ये हमारे पास में 10a प्लस 10b अगर हमारे पास में 2 है तो हमारे पास 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b भी हमारे पास में 2 होगा। अब हम लोग ना थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए ये तो हमारे पास बेसिक्स है, अगर आपने बहुत पहले से किया है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये क्या हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही वाला चीज है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर ये हमारे पास में ab हो गया, ये हमारे पास में a स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास में b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या रहता है, a माइनस बी और नीचे वाला पूरा कट जाएगा तो a माइनस बी बचेगा और a माइनस बी क्या होता है 453 और ये 383 का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये हमारे पास में 70 हो गया। चलो आगे करते हैं तीसरा। किसी संख्या को 55 ऑन डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ द नंबर बाय द 55 we get 28 as the remainder on the dividing the same number by the 11 what will be the remainder। अब देखो किसी संख्या को 28 से डिवाइड किया तो हमारे जब ऑन द डिवाइडिंग ए नंबर बाय द 55 जब किसी संख्या को 55 से डिवाइड किया, जब किसी संख्या को 55 से डिवाइड किया n नंबर को, तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आया, 28 रिमाइंडर आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है। अब देखो 55 है, दो वैल्यू मैं आपको बताता हूं, या तो आप 55 में प्लस 25 कर दो कि भाई 55 प्लस 28, तो ये हमारे पास में एक नंबर मान सकते हो आप n की वैल्यू, क्योंकि 55 में अगर 11 का डिवाइड करेंगे तो यहां तो 0 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 28 के समय में हमारे पास में क्या बचेगा, ये 28 रिमाइंडर ही बचेगा, क्योंकि अगर हमारे पास में 55 से डिवाइड किया 55 से डिवाइड कर रही है, 55 से डिवाइड किया, 55 से 55 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 55 से 28 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 28 बचेगा। तो ये या तो आप ये मान सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या करो कि ये 55 मानना ही क्यों है, हम लोग सिर्फ 28 ही मान लेते हैं, क्योंकि 28 में अगर हम लोग 55 का डिवाइड करते हैं तो भी तो हमारे पास में 28 रिमाइंडर ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या करेंगे, हम लोग 28 ही मान लेंगे। 28 प्लस 55 तो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे अच्छा क्या करेंगे, इजी हमारे लिए 28 रहेगा। तो 28 में हम लोग 11 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 11 दूना 22 और 6 रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, तो ये हो गया आंसर। चलो आगे, अब हम लोग कहते हैं चौथा, एक व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब बराबर ये पूरा दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, तो ये कैसे पता है हमारे पास में, देखो जैसे कि हमारे पास में ये बार यूनिट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट को तो गोली मारो इसको, तो ये हमारे पास क्या 20 का, तो हमारे पास क्या होगा 8000 के आसपास आता है 20 का तो क्यूब, और ये हमारे पास देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका यूनिट डिजिट तो 8 आना चाहिए, तो ये तो नहीं है। 4 का 4 16 64, लेकिन 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 ये 30 का यूनिट 30 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 27000। ठीक है, 30 का, तो हमारे पास में 30 34 का तो इससे ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये तो कम है, तो ये हमारा चॉइस हो गया। इस तरह से हम लोग गैस कर सकते हैं। ठीक है, आगे 3 10a प्लस बराबर 4 है, तो हमारे पास में 10a बराबर 4/3 हो गया। 10a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो 10 क्या होता है 4 और ये 3 और ये थीटा, तो अब हमारे पास में क्या हुआ, ए न्यून करना तो 4 sin a प्लस ये क्या होगा 4 इंटू साइन ए, साइन ए बराबर ये 3 4 है तो ये 5 आ जाएगा, और साइन बराबर क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 3 इंटू कॉस ए, कॉस ए हमारे पास हो जाएगा 3/5,
बस कुछ नहीं करना, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 हो जाएगा 25, 25 बटा 5 मतलब 5, तो ये हमारे पास हो गया 5। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस साइन ए प्लस कॉस ए के ये सब का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये हमारे पास tan a cot a tan a cot a tan a cot a tan a cot a और ये सब में डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू हम लोग 45 पुट कर सकते हैं ना, तो जिससे कि हमारा इजी रह जाएगा, क्योंकि 45 और 45 करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 45 रखेंगे तो 45 45 भी, ये भी 1 1 आएगा, और 1 और 1 2 और 3 5, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा हमारे पास में 9 और ये बनेगा हमारे पास में 7। 45 रख रहे हैं, ठीक है, बाकी एक एक हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया 3, तो ये हमारे पास 5 9 7 3 ये सब डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम लोग इसमें भी 45 रख देते हैं। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, कोसेक ये क्या हो जाएगा √2, ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस इसका क्या होगा, ये भी 1/√2 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों तो डबल हो गए ना, तो ये हम लोग ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर कर दो, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर क्या होगा 1/√2 प्लस, अब देखो इसको एक और भी काम कर सकते हो, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके क्या होगा 1 + 2 अपॉन √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर को तो करेंगे तो बटा के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं 2 से काट देते हैं, जैसे ये हम लोगों ने किया, जैसे ऊपर वाले का तो मैंने एलसीएम ले लिया 1 + 2 का स्क्वायर और नीचे वाला √2 का स्क्वायर मैंने 2 कर दिया, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9, ये 9 यहाँ पे मैच कर गया, ये 9 आ गया, तो 9 से 9 मैच कर गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो वैल्यू पुटिंग से कर लिया, इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे बार था, ध्यान रखना यहाँ पे एक बार था, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, बार को सॉल्व करना होता है। ठीक है, बार को सॉल्व करना होता है, तो 45 में से 16 गया तो हमारे पास में कितना बचेगा, ये हमारे पास 45 में से 16 गया तो ये हमारे पास बचेगा 29 ही बचेगा, 29, तो 29 और 841 में 29 का भाग देंगे तो आपको पता है 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो यहां से ये पूरा डिवाइड करने पे 29 बचेगा। अब यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा 24, ये डिवाइड में 24 आएगा, तो 24 दूना 48 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया -4 हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये होगा आपका 19 7 133 होता है, तो 7 × 3 21 होता है, 7 21 हो गया, तो 21 में से 4 गया तो हमारे पास में कितना बचेगा, ये हमारे पास 17 बचेगा, 9 और 7 16 6 बचेगा, तो ये होगा 46। ठीक है, ठीक है, आगे कि एक किस मान के लिए निम्नलिखित प्रणाली में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमारे पास में क्या बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों लाइन जो होती है, दोनों लाइन उनका स्लोप भी बराबर होना चाहिए, और ये हमारे पास ये भी बराबर होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को बराबर कर देते हैं, बस आ जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो स्लोप का रेशियो हम लोग क्या कहते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो को इक्वल कर देते हैं, तो 1/2 बराबर आ जाएगा 2k/-1, 2k/-1, तो 2k/-1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू -1/4 आ जाएगी, बस हो गया खत्म। ठीक है, चलो आगे, ये क्या बोल रहा है, DEF में, ये देखो इन ट्राइंगल DEF में D इतना है, EF इतना है, DEF में 90 डिग्री है, ये देखो क्या है कि DEF में कौन E 90 डिग्री, बीच वाला देता है ना वो देता है, ध्यान रखना, ये E क्या है 90 डिग्री है, ये D है DEF। ठीक है, अब क्या बताया, DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कॉन्ग्रुएंसी बोले ना, DEF कॉन्ग्रुएंट टू XYZ ऐसा कुछ बोलता है, तो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि ये पहला वाला पहले वाले की जगह पे से इक्वल रखना है, ई वाला वाई की जगह पे और एफ वाला जेड की जगह पे, सीक्वेंस भी सेम रहती है, तो मतलब डी बोलो चाहिए हमारे पास में, ये बोलो ये कॉन्ग्रुएंट है ना दोनों, तो डी की जगह पे तो एक्स है और ई की जगह पे वाई है और एफ की जगह पे जेड है, तो ये सीक्वेंस के अंदर में दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये 90 है तो ये भी 90 है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब एक जैसे, एकदम एक जैसे। वाई जेड अगर 15 है, वाई जेड अगर 15 है, अगर ये 15 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सोचो DE बराबर 12 है, DE बराबर 12 है, EF बराबर 15 है, EF बराबर 15 है, बस इतना सा दिया हुआ है, बस कुछ नहीं। ये पूछा है, चाहे देखो एक चीज बता देता हूं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर में होगा, ये इसके बराबर में होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछा है तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, बात तो वही है। तो 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू अब सोचो, देखो इसको कैसे करते हैं, 3 से काट देते हैं, तो ये क्या होगा 3 चौक 12 और ये होगा 3 5 15, तो 4 5 है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, और हम लोग किससे काटा है, हमने किससे काटा है, हमने 3 से काटा, ध्यान रखना, ये 3 बार आ जाएगा और हम लोग को बस 3 बार आ गया, तो ये हो गया ना 3, हम लोग को देखना ही क्यों है फिर उसके बाद में, ठीक है, हम लोग को देखना ही नहीं है, नहीं तो फिर काम कर सकते हो 25 25, हम लोग ये भी कर सकते हैं, ध्यान रखना 25 25 और 4 16, 25 और 16 41, तो 3 रूट 41 आ गया। नहीं तो आप क्या करो, ये भी कर सकते हो 15 15 225, 12 12 144, दोनों 15 और 12 को करो, 5 और 4 9 यूनिट डिजिट बन रहा है, 9 किससे बन रहा है 3 4 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 दूनी 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 25 25 5 और 4 16 6, तो ये समझ में आ रहा है ना, बाहर वाले का स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर में है ना, तो ये दोनों जोड़ना है, 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों मेथड से मैंने बता दिया है। चलो आगे करते हैं, यदि P और Q के बीच में मध्य अनुपातिक, हमारे पास मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है 12, तो PQ के संभावित मान क्या है। आप देखो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, √PQ, √PQ की वैल्यू 12 है तो PQ की वैल्यू 144 हो जाएगी, PQ की वैल्यू 144, तो P और Q की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है,
6 चौक 24, 24 और 16 क्या होता है, ये 144 और 24 इंटू 16 तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो ये हमारे पास 24 इंटू 6 कितना होता है, 6 चौक 24 और 2 6 दूनी 12, 144 ये होता है, 144 8 3 24 ये नहीं होता है, ये हमारे पास 30 इंटू 3 भी 90 ही होता है, और ये हमारा 40 इंटू 3 भी 120 ही होता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास में बस आ गया आंसर। चलो आगे करते हैं। द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक दो हमारे पास में कोसेंट्रिक सर्कल है। अब हमारे पास क्या होता है 26 एंड 10 हमारे पास में रेडियस है, तो इसकी एक रेडियस क्या है, एक रेडियस हमारे पास 26 है और एक रेडियस हमारे पास 10 है, ये 26 है ये 10 मान लो, ठीक है। अब चलो आगे। इफ द कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, मतलब कि इसकी जो ये कॉर्ड है, मतलब कि बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है। आपको पता है कि ये 26 है और ये रेडियस हमारे पास में 10 दे रखी है, तो ये हमारे पास में कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, और इसको निकालने का तरीका क्या है, ये 13 है तो ये 5 है, इसका आधा आधा कर देते हैं तो ये 12 होगा, लेकिन 12 नहीं तो ये हमारे पास 24 हो जाएगा। किससे काटे, 2 से काटा मैंने, 13 और ये 5, 13 5 और हमारे पास में 12 का ट्रिपलेट होता है, और 12 का ये हमारे पास सबके सब दुगने हैं तो ये भी दुगना होगा, तो ये 24 है। अगर ये इतना सा 24 है तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास में 48 हो जाएगा, बस खत्म हो गया, डबल हो गया, ठीक है। चलो नहीं तो फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये हमेशा याद रखना, हर बार ट्रिपलेट नहीं है तो क्या हो गया 2√r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। R2 मतलब बड़ी वाली हम, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो हमारे पास ये इस टाइप का फिगर आता है और इसके अगर टेंजेंट पूछे ना तो इसकी लेंथ ये होती है 2√r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। चलो आगे। ए मैन बाइज 10 किलोग्राम ऑफ द व्हीट, गेहूं बाट खरीदता है, एट रेट ऑफ द 26 से खरीदता है। द व्हीट इज मिक्स्ड विद 6 किलोग्राम ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ द व्हीट टू गेट ए मिक्सचर एट ए प्राइस ऑफ 35 पर किलोग्राम। द प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ द व्हीट इज, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक तो 26 का है, एक हमारे पास में क्या हुआ, द व्हीट इज मिक्स्ड विद द 6 किलोग्राम, क्या बोल रहा है, ए व्हीट ऑफ, क्या बोल रहा है, ए मैन बाइज ए व्हीट ऑफ एट ए रेट ऑफ 26, द व्हीट इज मिक्स्ड विद द 6 किलोग्राम ऑफ अदर गुड क्वालिटी ऑफ द व्हीट टू गेट ए मिक्सचर एट ए 35, तो मिक्सचर का 35 है और ये हमारे पास गुड क्वालिटी वाला व्हीट है उसका पर किलोग्राम वाला है, तो और ये हमारे पास कितना 26 के कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, और ये हमारे पास में ये वाला कितना है, ये 6 किलोग्राम है। तो 10 और 6 की क्वांटिटी में हमने 26 और x को मिलाया तो हमारे पे 35 आया, तो ये हमारा मिक्सर एनालिसिस लगा देते हैं, पता है ना कैसे, ये इसको और इसको मिला तो ये आया, तो मिलाने वाला बाद में जो आता है वो बीच में लिखते हैं, ठीक है। इसमें से माइनस किया, ये लिख देते हैं 5, ये हो जाएगा 3, ये रेशियो के अंदर में हो गया 5:3, 35 में 36 में से 35 में से 26 गए तो 4 5 9 आ गया, 3 की जगह पर 9 है मतलब 3 गुना है, तो 5 की जगह पर भी 3 गुना होकर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा। आपको पता है ये अगर इससे कम है तो ये इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि एक कम और एक ज्यादा होता है, तो 35 में 15 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 50, ये हो गया आंसर, ठीक है। 35 में से 15 घटाना मत, नहीं तो आपका आ जाएगा 20, और 20 अगर ऑप्शन में हुआ तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास एक ज्यादा एक कम होता है। एक वस्तु 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद में 747 के अंदर में बेची जाती है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है तो x का मान बताओ। अब देखो 747 में बेची जाती है, मतलब कि कोई वस्तु मान लो कि x रुपए की है, एक वस्तु 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद में 747 में बेची जाती है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है, रुको 1600 रुपए उसका अंकित मूल्य है, और अगर हमारे पास में 17% की छूट है, 17% की छूट के बाद में इसका मतलब वो 83% में बेच रहा है, और एक x% में और है, लेकिन x% में हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम लोग रेशियो ले लेते हैं किसके साथ, 1600 के साथ में, मतलब 1600 नहीं 747 के साथ में, सॉरी। तो ये हमारे पास में कि भाई ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, और ये हमारे पास में अभी तक का हमारे पास में क्या है कि सीपी है हमारे पास में, ये अभी तक हम लोग ये एमपी हुआ, ये इसका डिस्काउंट हुआ एक वाला, एमपी में डिस्काउंट लिया तो ये हमारा SP1 मान लो। अब SP1 से SP2 जाना होगा, मतलब मेन SP में जाना होगा, तो एक और डिस्काउंट है, तो हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो 83 का कितनी बार बोलेंगे तो ये आएगा 8 9 72 29 27 72 27, तो ये 9 बार जा रहा है, तो और ये हमारे पास 1600, ये 0 से 0 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 16:9। तो इसका मतलब 16 की चीज तो हमारे पास में पहले डिस्काउंट के बाद में वो चीज बनी है 16 की और बेची जा रही है 9 में, तो एक और डिस्काउंट लगा है, वो एक डिस्काउंट x% का है। मुझे बताओ 16 से 9 में कितने परसेंट का कितना डिस्काउंट है, 7 का डिस्काउंट है, तो 7 का 16 के ऊपर में डिस्काउंट है, तो ये हमारे पास कितना परसेंट बन गया, 1664, ये हमारे पास 4 आ गया, 1664 उसके बाद 6, और ये हमारे पास 1648, तो ये हमारे 43.75, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। चलो आगे। घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश, ये घनश्याम है, ये आकाश है, एक अगर ये है तो ये 3 है, क्योंकि बोल रहा है ना घनश्याम 3 गुना ओल्ड है, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, मान लो कि ये 10 साल पहले है, 10 साल पहले घनश्याम वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड ऑफ द आकाश, आकाश से वो 4 गुना था, ठीक है। तो ये था, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एज, करंट तो ये है, ध्यान रखना करंट ये है, ये 10 साल पहले की है नीचे वाली, तो करंट ये है, तो इसके बीच का हम लोग को गैप निकालना है। तो मुझे बताओ कि कितने भी साल बाद या पहले हो, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर तो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंतर तो दिया हुआ है 2, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है 3, तो इसको इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हमारे पास बन गया 3 3 9,
और ये हो गया 1 3 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास में 9 से 8 हुआ तो -1 हुआ, 3 से 2 हुआ तो -1 हुआ, बन गया ना हमारे पास में गैप समान। तो -1 मतलब ये 1 की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू अगर हमारे पास में 10 है तो हमारे पास में बोल रहा है दोनों के करंट के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 6 का है और 6 की वैल्यू हो जाएगी 60। बस खत्म हो गया, 6 की वैल्यू 60। ठीक है, 6 की वैल्यू 60, खत्म हो गया। चलो आगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी है, वृत्त का परिमाप जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब कि एक हमारे पास ऐसा है जो हमारे पास में दोनों के एरिया के सम के बराबर में उसका एरिया है, तो दोनों का एरिया का सम कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लिया तो मैंने क्या किया, ये 8 का स्क्वायर पाई, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अरे 8 बाया आर नहीं, 8 पाई 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, पाई आर का स्क्वायर जो हमारे पास नया बन रहा है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर होता है, ट्रिपलेट होता है, तो आर बराबर आ गया 17। तो आर हमारे पास में अगर 17 है तो बोल रहा है कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर हो गया 17, 17 दूना 34 पाई, बस हो गया 34 पाई। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। लेट सी बी ए सर्कल विद द सेंटर, लेट सी बी ए सर्कल विद द सेंटर ओ एंड पी क्यू बी ए माइनर आर्क ऑन सी। तो हमारे पास ये क्या बोल रहा है, एक हमारे पास में ये हमारे पास में इस तरह से है, लेट सी बी ए सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर ओ। सो क्या बोल रहा है, सी हमारे पास में सेंटर है जिसका सेंटर ओ है, मतलब कि सर्कल है हमारे पास में उसका सेंटर ओ है। पी क्यू बी ए माइनर आर्क, माइनर आर्क समझते हैं जो छोटी वाली आर्क है, पी क्यू ये हमारे पास में माइनर आर्क हो गई, ये माइनर आर्क, तो पी क्यू बी ए माइनर आर्क ऑन सी, माइनर आर्क ऑन सी। लेट आर एंड एस, तो ये हमारे पास में पी क्यू हो गई, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये इसकी माइनर आर्क हो गई। ठीक है, ऊपर वाली ये माइनर आर्क हो गई। माइनर आर्क समझते हो ना, लघु चाप। ठीक है, एक दीर्घ चाप और एक लघु चाप। तो हमारे पास क्या है, लेट R एंड S बी 2 पॉइंट्स ऑन द मेजर आर्क, मतलब अगर ये माइनर है तो मेजर तो ये है, तो R और S 2 मेजर आर्क और ऑफ PQ ऑन C इफ PQ सबटेंड एन एंगल 80 डिग्री एट O। तो PQ जो होता है ना, ये हमारे पास में सेंटर के ऊपर में 80 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये 80 डिग्री बनाता है। फाइंड पी आर क्यू, तो पी आर क्यू, अब देखो ये हमारे पास में कौन सा आर और एस 2 पॉइंट है, तो पी आर क्यू हम लोग को निकालना है, पी आर क्यू एंड पी एस क्यू रेस्पेक्टिवली। हम लोग को पी, ये हमारे पास में एक तो आर पॉइंट है, ये हमारे पास मेजर आर्क पे मान लो एस पॉइंट है, तो एक तो हम लोग को पी आर क्यू निकालना है, मतलब कि एक ये निकालना है, एक पी एस क्यू निकालना है, मतलब एक ये निकालना है। अब आपको एक चीज पता है, किसी भी सर्कल के अंदर में किसी भी आर्क से सेंटर के ऊपर बनने वाला कोण, और ये हमारे पास उसी आर्क से उसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस के ऊपर में बनने वाला कोण, ये है ना इस सेंटर वाले से आधा होता है, या फिर आप मान लो कि बाहर वाले से ये सेंटर वाला डबल होता है, बात वही है। तो अगर ये 80 है तो ये 40 होगा, और अगर ये सेमी तो आर्क है, सेमी आर्क से तो सेमी तो कॉर्ड है, तो सेमी कॉर्ड से हमारे पास में ये 40 बनेगा, तो ये भी हमारे पास में 40 बनेगा। तो ये हमारे पास दोनों 40-40 हो गया, तो ये हमारे पास 40-40 हो गया, खत्म हो गया बात। तो 17वां करते हैं। A cell phone is available for 600 or for RS 300 cash and down payment together with the RS 360 to be paid after 2 month। मतलब बोल रहा है कि भाई 600 रुपए में अगर हम लोग सेल फोन खरीद सकते हैं। अगर ये मामला बैठ जाए तो या तो आप इससे खरीद लो, नहीं तो आप क्या करो 300 डाउन पेमेंट दे दो और 2 महीने के बाद में आप क्या करो 360 दे दो, ये बोल रहा है। तो हमारे पास टोटल तो 660 हो जाएगा, लेकिन होता तो 600 का ही है। तो अब हमारे पास में क्या बोल रहा है, टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, तो हमारे पास देखो 300 डाउन पेमेंट है, तो इसके ऊपर तो कोई ब्याज लगना नहीं है, तो ब्याज कितने पे लगना है, ब्याज लगने वाला है वो बचा हुआ 300 के ऊपर में, लेकिन बचा हुआ 300 की जगह पे वो दे कितना रहा है, 360 दे रहा है, तो ब्याज कितने का लग रहा है, 60 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो 300 रुपए पे 60 रुपए का ब्याज 2 महीने के अंदर में, बस रेट निकालनी है। तो हमारे पास क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 बराबर हमारे पास इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट बराबर हमारे पास क्या, इंटरेस्ट कितना है 60 रुपए का, बराबर में P इंटू पी हमारे पास मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 300, P इंटू आर, क्योंकि ब्याज इसी पे लग रहा है ना, 600 मत ले लेना, ब्याज तो 300 पे ही लग रहा है, क्योंकि 300 डाउन पेमेंट हो चुका है, बचा हुआ तो 300 ही है। P इंटू आर, अब R हम लोग को निकालना है, इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, टी है 2 मंथ, लेकिन 2 मंथ नहीं, हम लोग को ब्याज हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है वो ईयरली लिखा जाता है, तो हमारे पास में 2 को भी हम लोग ईयर में बदल देंगे 12/100, तो P इंटू आर इंटू टी बटा 100, सिंपल इंटरेस्ट लगा दिए, 0 से 0 कट गया, ये हमारे पास हो गया 6 और ये हमारे पास हो गया 2 से हो गया, ये हमारे पास में 6 और ये हो जाएगा 3 से कटेंगे तो 20 छके 120%। हमने कैलकुलेशन सही की है ना, कैलकुलेशन एकदम सही की। देखो ये 60 रुपए का ब्याज हुआ, 300/100 हो गया, 300/100 इंटू, अच्छा ठीक है, इंटू आर हमारे पास हो गया इंटू 2 महीने का है 2/12, ठीक है। तो 2 से 2 हमारे पास में 6 बार कट गया और 3 से हमारे पास में ये
ये 20 बार कट गया और 20 चके 120, तो 120% हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। विपुल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम। विपुल हमारे पास में क्या बोला, 30% ऑफ इसके मंथली इनकम करता है रेंट के ऊपर में, 60% रिमेनिंग ऑन द ग्रोसरी, रिमेनिंग का 60% ग्रोसरीज के ऊपर में, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द अदर्स। तो अदर के ऊपर में 40% हमारे पास में रिमेनिंग ये डालता है। इफ ही सेव्स ए 7056 इन ए मंथ, 7056 वो एक मंथ के अंदर में सेव करता है, देन हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन द ग्रोसरी, ग्रोसरी के ऊपर में कितना स्पेंड करता है। तो देखो मान लो बोल रहा है विपुल स्पेंड्स, मान लो कि उसकी सैलरी x% है, 30% इज मंथली इनकम ऑन द रेंट, 30% अगर रेंट के पास में हो गया तो बचा कितना 70/100। अब मान लो कि इतना तो बचा हुआ है, लेकिन हमारे पास में क्या होता है 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ग्रोसरी, ग्रोसरी के ऊपर में 60% रिमेनिंग का। अब रिमेनिंग का 60% अगर वो खर्च कर दिया तो हमारे पास 40% ही बचा, यही तो रिमेनिंग था, तो इसका 40% ही बचा। अब क्या बोल रहा है एंड 40% भी बचा। अब क्या बोल रहा है एंड 40% ऑन द रिमेनिंग ऑन द अदर, अदर कोई काम के लिए 40% और किया, तो 40% किया तो इसका मतलब इस पूरे बचे हुए का 60% हमारे पास में बच गया। 40% तो खर्च कर दिया तो 60% बच गया, ये सब बचा हुआ है, ध्यान रखना 70% बचा हुआ है, ये 40% बचा हुआ है, ये 60% बचा हुआ है। और अब हमारे पास में ये तो टोटल बचा हुआ है, और बचा हुआ हमारे पास में कितना है 7056, तो ये वैल्यू है 7056 के बराबर में, काट दो तो ये हमारे पास में 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये तो काट ही दिया। 7 से अगर पहले हम लोग काटते नहीं, ये काम करते हैं पहले नहीं काटते क्योंकि पूछा क्या उस हिसाब से ही काटेंगे। देखो 7056, अब देखना मस्त चीज करते हैं। देन हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन द ग्रोसरी, ग्रोसरी के ऊपर में वो कितना स्पेंड करता है। अब देखो ग्रोसरी के ऊपर में वो कितना स्पेंड करता है, ध्यान रखना ये पूछा है, तो ग्रोसरी के ऊपर में कितना स्पेंड कैसे निकलेगा भाई, ये तो उसके पास में हमारे पास में टोटल उसके पास में पैसा था, ये टोटल उसके पास पैसा था, लेकिन ग्रोसरी के ऊपर में कितना कर रहा है, बोल रहा है ग्रोसरी कहां पे है, ग्रोसरी है यहां पे, ये है ग्रोसरी, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ग्रोसरी। पहले तो देखते हैं भाई 30% ऑफ दिस मंथली इनकम ऑन द रेंट, तो रेंट के ऊपर में 30% खर्च किया तो बचा कितना 70/60, और 70/60 का 60% रिमेनिंग ऑन द ग्रोसरी, ये ग्रोसरी के ऊपर खर्च कितना करता है, तो 60% खर्च करता है, ये बचे हुए का 60%, तो 60/100, तो ये हम लोग को निकालना है। अब जब ये निकालना है तो काटाकाटी करें क्यों, क्योंकि x चाहिए हमें, 70/100 चाहिए हमें, 60/100 चाहिए, तो ये सब तो हम लोग को निकालना ही है मल्टीप्लाई के अंदर में, तो सिर्फ इसको ही सॉल्व करते हैं ना, बस हो गया हमारे पास में आंसर। आंसर क्या जाएगा 7056 इंटू ये 0 से ये हमारे पास 0 से 0 काट देते हैं, 10/4 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, फिर 5/2 कर देते हैं, या फिर 10/4 कर देते हैं, तो आता वही है, तो 2 से काट दो, 10/4 कर देते हैं ना, जिससे कि हमारे पास में 2 बार नहीं करना पड़ेगा, 5 कौन मल्टीप्लाई कर गया 10/4, तो 4 से काट देते हैं हम लोग सीधा सीधा, तो ये हमारे पास हो गया 1 चौक और 5 7 3 3 और 0 7 चौक 28, तो 17, ये रहा 17 हो गया, ये आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। 2 गुड ट्रेन्स, दो हमारे पास में गुड्स की ट्रेन है जो 132 और 108 मीटर लंबी है और एक दूसरे की और आ रही है, ध्यान रखना एक दूसरे की, जब भी ट्रेन एक दूसरे की और आती है तो हमारे पास में वेलोसिटी क्या होती है, जुड़ जाती है, ध्यान रखना वेलोसिटी जुड़ जाती है। अदर्स ऑन द पैरेलल ट्रैक, द फर्स्ट ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ द इतना और दूसरी इतना, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर आफ्टर मीटिंग, और जब भी ट्रेन ना एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ हमेशा जुड़ती है, चाहे वो पैरेलल में आए, चाहे वो मतलब दोनों एक डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन की लेंथ हमेशा जुड़ती है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर में ही एक बार घटता है एक बार जुड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी, टोटल लेंथ जोड़ दो 100 और 100 200 240 हो गया, तो 240 मीटर है हमारे पास, ये मीटर के अंदर में है। अब इसको अंदर हमारे पास में टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कौन सी लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों जुड़ जाएगी, 40 और 30 72 72 हो जाएगा, 32 हो जाएगा 72, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 4 6 चौक 24 हो गया, 60 में 5 का 12 भाग देंगे तो 12 हो गया, ये हो गया 12 सेकंड। ठीक है, चलो आगे। ए पर्सन परचेज अ टेबल एंड ए सोफा, 28,000 में परचेज करता है, तो दोनों मिला के ध्यान रखा टेबल और सोफा। ही सोल्ड द सोफा एट ए प्रॉफिट ऑफ द 10%, सोफा को हम लोग ने क्या किया, इसने 10% प्रॉफिट के ऊपर में बेचा, एंड द टेबल एट द टेबल इसने कितने किया 15.25% के प्रॉफिट के ऊपर में बेचा। इफ इज टोटल प्रॉफिट वाज 13%, तो मतलब इस पे 10 हुआ, इस पे इतना हुआ, टोटल मिला के 13% होते, तो एलिगेशन का सवाल हो गया। देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा एंड द टेबल, टेबल और सोफा के कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है, ये हमारे पास सीपी का रेशियो आएगा, आपको पता ही है प्रॉफिट हमारे पास सीपी पे निकलता है तो सीपी का रेशियो आता है, तो सीपी का अगर हमारे पास में रेशियो आएगा तो हमारे पास 13 में से 10 गया तो ये आ गया 3, और 15.5 में से 2.5 में से 13% गया तो ये हमारे पास हो गया 2.25। ठीक है, 2.25। अब हम लोग अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं क्योंकि तो रेशियो के अंदर मैं पॉइंट हटा के इधर 0 लगा दिया, तो अब हमारे पास में क्या होगा 25 से हम लोग काट लेते हैं, तो ये हमारे पास 25 नाम 225 हो गया, और ये हमारे पास 25 से 25 5 25 दोनों 25 9 रेशियो 12 हो गया, तो इसको 3 से और कर देते 3 9 4 12, तो 3 रेशियो 4 हो गया। अब हमारे पास ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 28,000 रुपए में दोनों हमारे पास में खरीदा था, दोनों, लेकिन दोनों एक तो 3 में खरीदा था एक 4 में खरीदा था, तो दोनों मिला के कितने में खरीदा 7 के अंदर में, और 7 की वैल्यू हमारे पास में 28,000 दे रखी है, तो हमारे पास में क्या होगा 7 चौक 28,
तो ये हमारे पास में 4000 गुना है। 4000 गुना है, क्या बोल रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा एंड टेबल, सोफा और टेबल की कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है, तो दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर है, और एक की वैल्यू हमारे पास में 4000 है, तो एक की वैल्यू 4000 है, बस आ गया आंसर, ये हो गया 4000, खत्म हो गया। चलो आगे, ये पाइप, अरे ये इंग्लिश में नहीं डाला क्या, हाँ चलो कोई इश्यू नहीं है, इंग्लिश में नहीं डाला है तो एक इंग्लिश में नहीं डाला है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप समझो, पाइप ए एक टंकी को, एक खाली टैंक को व्यक्तिगत रूप से भरने के लिए पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 लेता है। मतलब ये बोल रहा है पाइप ए जो है पाइप बी का, देखना बहुत अच्छे से, मैं आपको इंग्लिश में भी आपको यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप समझना ये क्या बोल रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब होता है कि सिंगल, अगर सिर्फ वो अकेला चले, तो पाइप ए अगर अकेला चलता है तो बी जितना टाइम लेता है ना उससे 4/5 ही लेता है, ठीक है। तो ए और बी इसके द्वारा टाइम कितना लिया जा रहा है, टाइम क्या लिया जा रहा है भाई, ए अगर हमारे पास में बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 लेता है, तो हमारे पास क्या हुआ, बी के द्वारा जो भी टाइम लिया जा रहा है, मतलब बी का अगर 5 लिया जा रहा है तो ए का 4 लिया जा रहा है, ठीक है। तो ए का 4 लिया जा रहा है, ये बोल दिया हम उसने, ये बोल रहा है पाइप ए अकेला चलता है तो पाइप बी द्वारा जितना भी टाइम लिया जा रहा है उसका 4/5 लेता है ए, तो हमारे पास 4/5 लेता है, तो इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये हमारा 4/5 क्या होता है, 5 का 4/5 क्या होता है, 4 ही होता है, बस खत्म हो गया, ये हो गया 4:5। अब अगर मान लो टाइम अगर 4 और 5 है तो हमारे पास में एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी बोलो तो या फिर कैपेसिटी जो भी बोलना हो, तो मतलब एफिशिएंसी बोल देते हैं, तो 5:4 हो जाएगा। ये तो पता है ना, उसका उल्टा होता है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, नहीं तो आप ऐसे इस तरह से अगर आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो 4 और 5 का एलसीएम लोगे फिर 20 आएगा, और 20 के अंदर में 4 का ये करोगे तो 5 आएगा, और ये 5 के अंदर में 20 का करोगे तो 4 आएगा, तो 5 और 4 आ गई ना एफिशिएंसी, वही किया है मैंने, ठीक है, उल्टा कर सकते हैं हम लोग। अब चलो आगे, अब क्या बोल रहा है, जब एक आउटलेट पाइप सी को पाइप ए और बी के साथ में खोला जाता है, मतलब कि ए और बी के साथ में सी को भी ओपन कर दिया, और सी एक आउटलेट पाइप है, ध्यान रखना, तो खाली टैंक जो होता है को भरने में 4/5 समय अधिक समय लगता है, यह तब लगता है जब केवल पाइप और ए बी को एक साथ खोला जाता है। मतलब ये बोल रहा है अगर हम लोग ए और बी को साथ में खोलें तो जितना भी टाइम लगता है, उससे ए और बी को साथ खोलने पे जितना भी टाइम लगता है उसके कंपेयर में 4/5 ज्यादा समय लेता है अगर हम लोग ना तीनों को एक साथ खोल दे। लेकिन सी तो आउटलेट पाइप है तो इसको माइनस कर देते हैं, मतलब कि ए प्लस बी को एक साथ जितना भी टाइम लगता है उसका 4/5 गुना टाइम लगता है जब हम लोग, उसका 4/5 गुना टाइम लगता है जब हम लोग ए प्लस बी माइनस सी को साथ खोल देते हैं, तीनों को साथ खोल देते हैं। तो मुझे बताओ अगर इसको 5 लग रहा है तो इसको 4 लग रहा है, यही हुआ ना कि सॉरी तो खाली टैंक को भरने में 4/5 अधिक समय लगता है, 4/5 अधिक समय लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 अधिक समय लगता है, तो इसका मतलब अगर इसको खाली टैंक को भरने में अगर इसको 5 लग रहा है तो ये हमारे पास में कितना लगेगा, अगर इसको 5 लग रहा है तो इसको अधिक समय लग रहा है ना, तो ये हमारे पास में इसको 9 घंटा लगेगा, क्योंकि हमारे पास आउटलेट लगेंगे तो 9 ही आएगा, तो ये हमारे पास 4/5 मतलब 5 अगर इसका है तो 4 उस पर अधिक लग रहा है। मतलब अगर 5 ए प्लस बी को दोनों को साथ लग रहा है तो ए प्लस बी माइनस सी को 4 अधिक लग जाएगा, तो हमारे पास में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में 9 घंटा लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा था 4/5 समय लेता है, तो हमारे पास में 4 है तो ये 5 थे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में चीजें दी रखी है। अब आगे क्या बोलता है, यदि टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं, मतलब कि तीनों अगर एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने के अंदर में कितना लग रहा है, 40 लग रहा है। ये हमारे पास ये भी टाइम का रेशियो, ध्यान रखना ये भी टाइम का रेशियो है, तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:9, ठीक है, 5:9 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अगर यदि टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं, टैंक को भरने में, टैंक तो अभी इससे भर रहा है, तीनों साथ में खोल दिया गया है तो इससे भर रहा है, तो 40 घंटे लगते हैं, तब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो किस समय पाइप सी खाली होगा, ये क्या बोल रहा है, किस समय पाइप सी खाली करेगा, अकेले संचालित हो रहा है। देखो अब एक और बता देते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास में टैंक को खाली करने में, इस पूरे तीनों को मिला के टैंक को खाली करने में 40 घंटे लेता है, तो अकेला सी टैंक को कब खाली कर देगा, बस ये लिखा हुआ है कि हमारे पास में अगर हमारे पास में तीनों के तीनों पाइप साथ चलते हुए 40 घंटे में खाली कर देते हैं, तो हमारे पास में अकेला पाइप सी जो है वो कितने समय में खाली करेगा, ठीक है। जब टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मुझे बताओ ए प्लस बी माइनस सी तीनों के साथ कैपेसिटी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, 5 की, तो 5 की एफिशिएंसी से 40 घंटे लगता है, तो इसका मतलब 5 × 40, ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी हो गई टैंक की 5 × 40, क्योंकि 5 की एफिशिएंसी से 40 घंटे लग रहा था, 5 × 40 मतलब 200 की हमारे पास में होगी। लेकिन अब हमारे पास चाहिए सी को अकेले कितना हमारे पास में खाली करने में लगेगा, तो पहले सी की एफिशिएंसी निकालते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दो अलग अलग हमारे पास में केस दिए हुए, ध्यान रखना, बस ये हम लोग कंपेरिजन, इन दोनों में कंपेरिजन कब कर पाएंगे, जब हमारे पास में ये a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास एफिशिएंसी की कितनी आ रही है, 9,
लेकिन इस केस में a प्लस बी की कितनी आ रही है एफिशिएंसी, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 9। तो जब 9 और 9 एफिशिएंसी दोनों मैच कर रही है, इसका मतलब अब हम लोग इन दोनों को एक ही साथ एक ही रेशियो की तरह ले सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो 3 और 2 आती, ठीक है, 3 और 2 अगर हमारे पास में आता तो 3 और 2 तो 5 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये हमारे a प्लस बी की एफिशिएंसी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना दोनों केस के अंदर में। तो अगर ये 5 और ये 9 होता तो फिर हम लोग इस तरह से नहीं करते, फिर हम लोग बराबर बनाते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी लॉजिक है, नहीं तो फिर अभी गड़बड़ कर दोगे क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो अब देखो, तो ये क्या हुआ कि भाई कि a प्लस बी यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, तो इसका मतलब हम दोनों रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास चलो आगे क्या हुआ कि दोनों के दोनों को एक साथ में अगर 5 घंटे मतलब 5 की एफिशिएंसी से 40 हमारे पास घंटे लगते हैं, तो ये तो हो गया कैपेसिटी। अब c की एफिशिएंसी निकालनी है। अब देखो c की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, a प्लस बी माइनस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी देर की है, 5 देर की है। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। तो 9 में से कौन सा नंबर घटाएं कि हमारे पास 5 आ जाए, तो 4, बस 9 माइनस 5 बराबर 4, तो c की एफिशिएंसी आ गई 4। और c अकेला, अगर ये टोटल हमारे पास टैंक की कैपेसिटी इतनी है, तो c अकेला कितना हो गया, 4 के एफिशिएंसी से खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हो गया 10 बार और 10 पूरे 50, तो हमारे पास 50 घंटे लगेंगे c को अकेले खाली करने में। ठीक है, 22 करते हैं। 22 में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन इन द 2019। तो 2009 के अंदर में, 2009 नहीं है, 2009 नहीं है, 2019 है। ठीक है, 2019 है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 19 है ना। ठीक है, तो 2019 के अंदर में कितना टाइम लगेगा, तो 2019 के अंदर में फर्स्ट डिवीजन से क्या बोल रहा है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन से कितने परसेंटेज लोग पास किए, तो फर्स्ट डिवीजन से कितने पास किए, ये तो गया 30। ये बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की टेबल दे रखी है, तो 30 जने पास किए हैं, और कितने में से 60 और 30 90, 90 और 50 हो गया, 9 और 5 14, 14 और 5 19, तो 190 में से 30 जने पास किए हैं, तो ये कितना परसेंटेज हो गया, 0 से 0 कट गया, 300/19, तो ये यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 300/19, तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए 0, तो ये कर देते हैं। नमचंगा 54 और 55 57, यहाँ तो 7 बन रहा है, नमचंगा 54 और 5 9, यहाँ पे 9 बन रहा है, नंपरी 45 और 5 50, तो ये आ रहा है नंपरी 45 और 48, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, डिवाइड नहीं भी करे तो। ठीक है, चलो आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दिल्ली सेल्स, दिल्ली की सेल्स के बारे में, किसमें, दिल्ली सेल्स फॉर द मंथ ऑफ द जून मंथ के अंदर में इसकी सेल्स, और चेन्नई सेल्स, चेन्नई की सेल्स कब, फॉर द मंथ ऑफ द जुलाई के अंदर में। तो मतलब इस तरह इन दोनों के अंदर में डिफरेंस कितना है, 3 2 5 का डिफरेंस है, कितना बच्चों वाला सवाल आ गया है। तो चलो आगे, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल सर्वेड, total number of the people surveyed who takes tea more than 3 times, more than 3 time है ना टी को लेने वाले, और टू द नंबर ऑफ द पीपल हु डू नॉट टेक टी एट ऑल, इन दोनों के रेशियोज कितने हैं, इन दोनों का रेशियो क्या है, तो हम लोग इसको भी जोड़ना पड़ेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग जोड़ देते हैं जल्दी जल्दी। 5 और 1 6 और 7 8 और 2 10, 10 के 0 हसल का 1, और 4 और 1 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 14 15 16 का 6 हसल का 1, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 7 हो गया 23, तो 23 का 3 असल का 2, 2 2 4 और 6 10 और 11 और 12, तो ये हो गया 12360 रेशियो। इसके अंदर में कहते हैं 3 और 3 6 7 6 13, 13 7 7 14 15 16 17 18 19 20, 20 के 0 असल का 2, ये हो गया 9 और 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6 असल का 1 2 2 4 5 और 3 8 और 1 9, 9, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम लोग काट देते हैं इसको किससे काटे, 3 से काट देते हैं, या 3 से काटते हैं, 4 3 12 1 3 3 2 6, और ये हो जाएगा 3 9 3 2 6, ये हम लोग काट देते हैं 4 से, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 1 चौक चौक, और ये हो जाए 4 12 103 रेशियो 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मनी स्पेंड ऑन द ईच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ध्यान रखना, मनी स्पेंड ऑन द ईच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टेकन, वन फ्रॉम द एनवाई टाइम्स, एक तो हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेना है, एक द टेलीग्राफ एंड द अदर फॉर द ईयर ऑफ द 2021 to that of the money spent on the each of the advertisement taken from each of the New York Times, the Telegraph of the other of the year 2018। तो अब हमारे पास में क्या हुआ, जल्दी से सुनिएगा। अब हमारे पास में जैसे चार्ज हमारे पास खत्म हो रहा है, कितना चार्ज बचा है, तो चार्ज बचा है 12%। ठीक है, तो 1 सेकंड, 12% बचा हुआ है, तो इसको जल्दी से मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि वापस से रिकॉर्डिंग करनी पड़े, तो जल्दी से देखना। तो वो बोल रहा है कि 2021 हमारे पास में जो है, जैसे कि हमारे पास क्या बोल रहा है 2021 के अंदर में, 2021 के अंदर में बोल रहा है कि ईच ऑफ द करने के लिए कितना हमारे पास में 2021 और 2018 के लिए, तो ईच, ये तो हमारे पास टोटल मनी है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द एडवर्टाइजर है, तो ईच कितना हुआ 19 को 76, ये हमारे पास 76 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो हमारे पास में कितना मनी हुआ, 19 को 76 में भाग देंगे तो 19 चौका 76, तो ये हो गया 4, ये जितने भी जीरो आ रहे हैं कितने 4, 19 चौक 76, 3 और 1 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक है। और ये हमारे पास में 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दूना 48, तो 24 दूना 48, तो 2 के बाद में 4 जीरो, तो 2 के बाद में 4 जीरो, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद में 22 को एक करके 22 दूना 44, तो क्योंकि इतने एडवर्टाइजर और ये टोटल मनी है 22 दूना 44, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो हमारे पास में ये तो जीरो हो गया। अब इसको रेशियो लेना है किसके साथ में, इसमें, तो 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हो गया 35, 3 जीरो, और 12 का इसमें करके 12 36, और ये हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास हो गया 15, 15 का 15, और 15 और 5 1 6 15 चौका 60, तो हो गया ये 14, तो ये जीरो जीरो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास में कितना आ रहा है 12 36, और उसके बाद में 4 जीरो है, ठीक है, ये 4 जीरो है, तो ये सब 4 के जीरो सारे चले गए, तो हमारे पास हो गया 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 मतलब 80, एक जीरो जीरो का हम लोग लफड़ा लेना ही नहीं है, तो 80 लिखा हुआ, तो ये 80 वाला आ गए, एक तो 80 वाले ये दोनों है। अब इसमें करो 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो ये हमारे पास 9, तो 80 रेशियो 79 आ जाएगा। जीरो आप देख लेना कितना जीरो बच रहा है, ठीक है, बाकी ये हमारे पास 30 बचेगा यहाँ पे, बाकी सब जीरो कट जाएंगे, तो 80 रेशियो 79 आ जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, तो 35 30 और 1 4 14 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो 80 रेशियो 79 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ईच में ले लिया, स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर वापस करना पड़ेगा। तो वन शॉट अगर किसी ने नहीं देखा तो वन शॉट आप देख लीजिएगा, ठीक है, जितने भी हमारे वन शॉट चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर जितने भी चल रहे हैं, तो वो पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर आपको करने ही है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलो बाय बाय। बाकी ये 25वां सवाल है वो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल मनी दी हुई थी और हमारे पास नंबर ऑफ द एडवर्टाइजर दिए हुए थे, तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रत्येक आएगा, क्योंकि हमारे पास में ईच का पूछा है, और उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। चलो बाय बाय, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।